नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 नवंबर सन 2024। आज नवमी तिथि रविवार रात 10:21 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार ने मांगी ग्रुप डी के खाली पदों की जानकारी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार देगी इनाम, ऐसे कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, आने वाले 5 सालों में 2 लाख युवाओं को मिलेगी पक्की नौकरी। हरियाणा में शिवधाम योजना की होगी शुरुआत, 503 गांवों की 658 जगहों की बदलेगी तस्वीर। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 नोटिफिकेशन हुआ जारी, 1 जनवरी से होगा एग्जाम। हरियाणा में पटवारियों को 6 महीने तक पढ़ाई जाएगी मैनुअल कोर्स, अगले महीने से शुरू होगी ट्रेनिंग। हरियाणा में महिलाओं को सफर के दौरान अब नहीं होगी कोई दिक्कत, पुलिस की इस नई सेवा से मिलेगा बड़ा फायदा। दिल्ली कूच को लेकर किसानों ने बदली रणनीति, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बॉर्डर पहुंचने का पंधेर ने किया आह्वान। देश के पहले संविधान संग्रहालय का हुआ उद्घाटन, लोकसभा अध्यक्ष व केंद्रीय कानून मंत्री ने की शिरकत। दिल्ली एनसीआर की इन 5 सस्ती मार्केट के सामने फीके हैं दुनिया भर के बाजार, कोड़ियों के भाव मिलते हैं सर्दियों के कपड़े। राजस्थान उपचुनाव की 7 में से 5 सीटें भाजपा ने जीती, झुंझुनू, खींवसर, देवली, उनियारा, सलुम्बुर और रामगढ़ पर जीत दर्ज की। और पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिया सुन्नी हिंसा में 37 की मौत, 24 घायल, 3 दिन से संघर्ष जारी। गुरुवार को भी 50 लोगों की हुई थी मौत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश का हिसार जिला सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यह रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रोहतक जिले का तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि आज यानी 24 नवम्बर को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में धुंध छाई रहेगी। हरियाणा में आमतौर पर 27 नवम्बर तक मौसम खुश्क रहने के असर जताए गए हैं। तो वहीं 25 नवम्बर से फिर से उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं हल्की गति से चलने से 27 नवंबर तक रात के तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। वहीं राजधानी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 2 दिन तक बरसात होने की संभावना बनी हुई है, जिस कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि इससे वायु प्रदूषण के स्तर में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। दिन के समय धूप निकलने और रात के समय तापमान में गिरावट के आसार जताए गए हैं। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 25 और 26 नवंबर को हल्की बरसात की संभावना बनी हुई है। इससे मौसम में बदलाव देखा जाएगा, साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों में भी सुधार होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 19 नवंबर से शुरू कर दिया है। कैंडिडेट्स नेट दिसंबर 2024 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 है। कैंडिडेट्स फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पे कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 11 दिसंबर 2024 है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती या फिर सुधार के लिए करेक्शन विंडो 12 और 13 दिसंबर को खोली जाएगी। इन 2 दिनों में किसी भी तरह का सुधार कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक बात करें तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 से एग्जाम 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक करवाए जाएंगे। तो वहीं एग्जाम सेंटर्स की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। एडमिट कार्ड की डेट भी बाद में जारी की जाएगी। हरियाणा को देश के पहले संविधान संग्रहालय की सौगात मिली है। सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय जगदीशपुर में इस संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है। इस खास अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, विश्वविद्यालय चांसलर एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस संविधान संग्रहालय में कृत्रिम मेधा यानी एआई तकनीक का अनूठा इस्तेमाल किया गया है। यह संग्रहालय अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, एआई आधारित इंटरैक्टिव अनुभवों, 3D इंस्टॉलेशन और प्रगतिशील प्रदर्शनों से सुसज्जित है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एआई स्वरूप स्वयं लोगों को संविधान के बारे में जानकारी देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस संविधान संग्रहालय को पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है। यहाँ देश के संविधान से संबंधित महान प्रतीक स्थापित किए गए हैं। यह प्रतीक उम्दा कलाकारों, शिक्षाविदों व विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि संविधान निर्मात्री सभा के सभी 300 सदस्यों के जीवन के संबंध में पूरा परिचय व योगदान के बारे में यहाँ संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। संग्रहालय में प्रदर्शित कला, संविधान के मूल हस्तलिखित दस्तावेज और उससे प्रेरित कलाकृतियों को शामिल किया गया है। संग्रहालय का लाभ स्टूडेंट्स के साथ साथ कोई भी आम व्यक्ति निःशुल्क यानी फ्री में ले सकेगा।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न पदों के लिए CET परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इस परीक्षा के आधार पर युवाओं को नौकरी भी मिल चुकी है। आयोग की तरफ से ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट पहले ही जारी किया गया और युवाओं को नौकरी दी गई तथा ग्रुप सी का रिजल्ट बाद में आया। ऐसे में जब ग्रुप सी का रिजल्ट आया तो काफी युवा ग्रुप डी की नौकरी छोड़ ग्रुप सी में चले गए। ऐसे में ग्रुप डी के पद खाली हो गए हैं। युवाओं का कहना है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने ग्रुप डी की नौकरी छोड़ी है और युवाओं की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि अब जल्द से जल्द ग्रुप डी के भी खाली पदों को भरा जाए। इसी बीच युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों से ग्रुप डी के खाली पदों का ब्यौरा मांग लिया है। इस बारे में हरियाणा मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि सभी विभाग अपने यहाँ पर रिक्त ग्रुप डी के पदों का जिला वाइज और कैटेगरी वाइज ब्यौरा भेज दें। दिल्ली कूच को लेकर किसानों ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने शुक्रवार को किसानों को हर गांव से 3 से 4 ट्रैक्टर ट्रॉले लाकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है। बता दें कि किसान जत्थेबंदियों द्वारा 6 दिसंबर को बिना ट्रैक्टर ट्रॉलियों के शांतिपूर्वक दिल्ली कूच की घोषणा की थी, लेकिन अब किसान नेताओं द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम से केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इसी महीने की 26 तारीख को किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसके बाद 6 दिसंबर को किसानों का शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। अब किसान नेताओं द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बॉर्डर पहुंचने की अपील से जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों में सरसराहट तेज हो गई है। हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार ने 4 जिलों की आबादी को बड़ी सौगात प्रदान की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिवधाम योजना की शुरुआत की है। इस योजना का 503 गांवों को सीधा फायदा पहुंचेगा और 658 जगहों की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। शिवधाम योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सौदाह घरों और कब्रिस्तानों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। इस योजना के तहत रेवाड़ी, पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों के 503 गाँव की 658 जगहों को चिन्हित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में पेयजल, शेड, सड़क और बाउंड्री वाल जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य अंतिम संस्कार के लिए एक गरिमापूर्ण और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने के साथ ही पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को भी बढ़ावा देना है। हरियाणा राज्य विकास और पंचायत विभाग इस परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना वादा निभाया और 25,000 भर्तियों का परिणाम जारी किया। ऐसे में जो भी युवा बेरोजगार हैं, जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, वह भी नौकरी की प्रतीक्षा में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले 5 सालों में सरकार 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर पक्की नौकरी देने जा रही है। सरकार ने अपना यह लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विदेशों में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजों के जाल में फंसकर डंके रूट से विदेश जाते हैं। उन्होंने कहा कि युवा ऐसे जालसाजों के झांसे में ना फंसे। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। हरियाणा में अब महिलाओं को सफर में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह बिना किसी भय के दिन और रात कभी भी सफर कर पाएंगी। इसके लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है और एक नई योजना को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। प्रदेश की पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षित यात्रा की योजना तैयार की गई है, जिसके तहत यात्रा कर रही बहन बेटियों और उनके परिजनों को इससे काफी लाभ मिल पाएगा। पुलिस द्वारा महिलाओं के हित के लिए ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो महिलाएं प्राइवेट कैब या ऑटो में यात्रा करेंगी, उन पर पुलिस की नजर लगातार रहेगी। अगर सफर कर रही उस महिला की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नजर आएगी तो पुलिस तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच पाएगी। जब तक महिला गंतव्य तक नहीं पहुंच जाती है, पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा तब तक हर आधे घंटे के बाद फोन करके उसके कुशल क्षेम के बारे में पूछा जाएगा। अगर कोई महिला रात में कैब या फिर ऑटो आदि में सफर करती है तो उन्हें 112 पर अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी। पुलिस द्वारा उन्हें ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा का लाभ दिया जाएगा। सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही धुंध और कोहरे का असर साफ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के कई इलाकों में कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है, जिस कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। इसका असर ट्रेनों के संचालन पर भी देखने को मिलेगा। साथ ही ट्रेनें कई घंटों की देरी से संचालित हो रही हैं, जिससे रेल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आने वाले दिनों में कोहरे का असर बढ़ने की आशंका के चलते चंडीगढ़ और अंबाला डिवीजन की 10 ट्रेनों का संचालन 3 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके साथ ही अंबाला और पठानकोट डिवीजन में चलने वाली 45 अन्य ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। ट्रेनों की सूची के बारे में बात करें तो चंडीगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस, कालका श्री माता वैष्णो कटरा एक्सप्रेस, लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस, चंडीगढ़ फिरोजपुर एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, ऊना नंगल डैम, डबवाली भटिंडा, अमृतसर नंगल डैम, ऋषिकेश जम्मू तवी और प्रतापगढ़ अमृतसर ट्रेनें हैं जो कि कोहरे के चलते रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा की योजना बनाते समय अपडेट शेड्यूल जरूर चेक कर लें।
दिल्ली एनसीआर में कई ऐसी जबरदस्त मार्केट हैं जहां आप बेहद ही सस्ते दामों पर इस समय यानी सर्दी के मौसम में कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। या महज 50 रुपए से लेकर जितने आपकी जेब का बजट है उतने रुपए के कपड़े खरीद सकते हैं। जब भी सस्ती मार्केट का नाम आता है तो जेहन में सरोजनी नगर मार्केट का नाम जरूर आता है। आप यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के अच्छे और गर्म क्वालिटी के कपड़े खरीद सकते हैं। यहाँ लॉन्ग कोट, स्वेटर, ब्लेजर, कार्डिगन और स्वेट शर्ट केवल 500 रुपए तक में खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी करने वालों के लिए लाजपत नगर मार्केट भी चहेती है। यहाँ आपको लोकल और ब्रांडेड दोनों तरह की वैरायटी 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक में मिल जाती है। अगर आपको थोक में खरीदारी करनी है और सस्ते कपड़े चाहिए तो चांदनी चौक इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ केवल 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक में आप सर्दियों के कपड़े खरीद पाएंगे। दिल्ली के करोल बाग मार्केट के भी सस्ते दामों पर समर और विंटर वियर कपड़े खरीदे जा सकते हैं। इनकी कीमत की बात करें तो 150 रुपए से लेकर 400 रुपए तक होती है। दिल्ली से अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो नोएडा की अट्टा मार्केट से भी सस्ते कपड़े खरीदे जा सकते हैं। यह मार्केट सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे बनी हुई है। यहाँ आप कम बजट में वूलन कपड़े खरीद सकते हैं और यहाँ 100 रुपए की कीमत से कपड़ों की अलग अलग वैरायटी की शुरुआत हो जाती है। हरियाणा में भर्ती हुए पटवारियों को उर्दू व लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पढ़ाने के लिए 6 महीने तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए वर्तमान में राज्य में 2 ट्रेनिंग स्कूल हैं, हिसार और पंचकुला। इन ट्रेनिंग स्कूलों में प्रदेश में चयनित 2713 नवनियुक्त पटवारियों को शिफ्ट बनाकर अलग अलग प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर उनको 6 अलग अलग विषय पढ़ाए जाएंगे। इनमें गणित, आधारभूत हिंदी, उर्दू, कंप्यूटर के अतिरिक्त लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अलावा अलग अलग तरह के जमीन से जुड़े हुए एक्ट की पढ़ाई भी करवाई जाएगी। पेपर भी लिए जाएंगे जिसे पास करने के बाद ही स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। इन परीक्षाओं में आए नंबर भी स्टेशन आवंटन निर्धारित करेंगे। पटवारियों के साथ ग्राम सचिव, क्लर्क सहित कई पदों के लिए भर्ती हुई है। सभी कर्मचारियों को स्टेशन आवंटित हो चुके हैं। राजस्व पटवारी की ज्वाइनिंग पंचकुला में हुई है। ज्वाइनिंग के बाद अब ट्रेनिंग का काम शुरू हो गया है। बता दें कि राजस्व पटवारी के लिए ज्यादातर कार्यों के लिए उर्दू के शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें आबादी दे, मौजा, हदवस्त, मिसल हकीयत, जमाबंदी, इंतकाल, खसरा, गिरदावरी, सजरा, नसब व पैमाइश सहित 150 से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल अब पटवारी भी अपने काम में उर्दू के शब्दों का करते हैं। ऐसे में नए उम्मीदवारों को उर्दू के बारे में ज्ञान देने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले महीने से ट्रेनिंग शुरू होगी। इसके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं से राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 2 दिसंबर 2024 है। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को अनेक प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 1,50,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र, बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र, लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड के लिए 51,000 रुपए प्रशस्ति पत्र के साथ एएनएम नर्स महिला MPW 2 पुरस्कार के लिए 21,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र, महिला खिलाड़ी के लिए 21,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र, सरकारी कर्मचारी 2 पुरस्कार के लिए 21,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 2 पुरस्कार के लिए 21,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र तथा महिला उद्यमी 2 पुरस्कार के लिए 21,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय या फिर उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। सोनीपत कोर्ट में 8वीं और 10वीं पास के लिए भर्ती निकली है। इस भर्ती के माध्यम से चपरासी और प्रोसेस सर्वर के पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन फॉर्म भरने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय सोनीपत के पते पर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 9 दिसंबर 2024 रहेगी। सोनीपत कोर्ट भर्ती 2024 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आयु में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो चपरासी के लिए 8वीं पास होनी चाहिए, तो वहीं प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। टेक कंपनी ओप्पो ने भारत में अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज ओप्पो फाइंड X8 लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में कंपनी ने ओप्पो फाइंड X8 और ओप्पो फाइंड X8 प्रो को पेश किया है। ये फोन एडवांस AI फीचर्स और पावरफुल स्पेसिफिकेशन के साथ आए हैं। दोनों मोबाइल मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा सेटअप, 5910 mAh की बड़ी बैटरी और एमोलेड स्क्रीन सपोर्ट करते हैं। ओप्पो फाइंड X8 को 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसके 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत की बात करें तो 69,999 रुपए है। वहीं 16GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज वाले बड़े वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपए रखी गई है। वहीं Oppo Find X8 Pro को 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया है। फ्लैगशिप स्मार्टफोन की कीमत 99,999 रुपए है। फोन पर्ल व्हाइट और स्पेस ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। ये फोन स्टार ग्रे और स्पेस ब्लैक कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। दोनों ओप्पो मोबाइल फोन की 3 दिसंबर से सेल शुरू होगी। इसमें बैंक ऑफर में 10% कैशबैक और नो कॉस्ट EMI का डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा।
जाएगा। दोनों फोन की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। बायर्स इन्हें ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 16 नवंबर को सोना 73,739 रुपए पर था, जो कि अब 77,787 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 4,048 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 87,103 रुपए पर थी, जो कि अब 90,850 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 3,747 रुपए बढ़ चुकी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,150 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 79,790 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।